नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल है सबके? देखिए, एपटेक पैटर्न पे आधारित हम लोग ये क्लासेस रोज पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें मैं एपटेक पे आधारित जितने भी नए पैटर्न के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे के सारे आपको करा रहा हूँ, है ना। तो उसी सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ये सारी क्लासेस का टाइम टेबल है। रात को 8 बजे रेगुलर आपको मैथ्स की क्लास मिलती है ना। हिंदी की क्लास आपको शाम को 5 बजे मिलती है। जो जीके की क्लास होती है वो मॉर्निंग में आपको 10 बजे मिलती है। ठीक है। और जो साइंस आपको दीपक सर पढ़ाते हैं वो दोपहर 1 बजे पढ़ाते हैं। आपके लिए इंग्लिश की भी क्लास हमने शुरू करी है, राजकुमार सर आपको पढ़ा रहे हैं 6:15 बजे। ठीक है, ये आपकी रेगुलर क्लासेस होती है। चलिए क्वेश्चंस करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है। एक खादी कार्यशाला में 9 दिनों में पर डे उत्पादित वस्तुओं की संख्या इस प्रकार है। एक खादी की कोई कार्यशाला है, एक फर्म है, वहां पे 9 दिनों में पर डे कितने प्रोडक्ट आपने बनाए हैं, उत्पादन किया है, उनकी संख्या दे रखी है। ठीक है। सबसे छोटा नंबर मुझे दिख रहा है यहाँ पे 50। माध्यिका पूछिए ना हमें, तो 50 सबसे छोटा नंबर है। फिर 52 आ गया, तो 50 के बाद कितना आ गया? 52। फिर 53, फिर 54, फिर 55, है ना। 55, 53, 54 हो गया। फिर 56, है ना। फिर 58, फिर 60 और 62, है ना। चलिए, माध्यिका के लिए सबसे पहले इनको या तो बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में कैसे भी लिखना पड़ता है। इधर से मैं 4 अंक हटाता हूं, इधर से मैं 4 अंक हटाता हूं, जो बीच में बच जाए वो माध्यिका होती है। 55 हमारी माध्यिका हो जाएगी, पहला ऑप्शन। एक छात्र के परीक्षा के अंक इस प्रकार है कि 70, 75, 72, 78, 74। तो मैं इनको सबसे पहले, हमें क्या निकालना है? अंकों का नमूना मानक विचलन निकालना है, लगभग कितना होगा। मानक विचलन का मतलब होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये क्या होता है? ये होता है अंडर रूट में प्रसरण। प्रसरण मीन्स होता है वेरियांस, है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि मानक विचलन। मानक विचलन, मानक विचलन क्या होता है? अंडर रूट में प्रसरण, है ना। अंडर रूट में प्रसरण हो जाएगा। अंडर रूट में प्रसरण होता है हमारा मानक विचलन। प्रसरण क्या होता है? अब प्रसरण समझते हैं, क्योंकि प्रसरण निकालना पड़ेगा, फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे तो आंसर आएगा। प्रसरण होता है हमारा इन डेटाओं का, देखो सबसे पहले डेटा लिख लो। 70, 72, फिर 74, फिर 75 और फिर 68, है ना। 68, 70, 72, 74, 75। ठीक है। इन सब में कितने का अंतर है? देखो यहाँ 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, 2 का अंतर है, यहाँ 75 आ गया है, मतलब अलग है। तो इनका सबसे पहले हमें एवरेज निकालना पड़ेगा, औसत निकालना पड़ेगा। एवरेज क्या होता है? एक्स बार। क्या होता है वो? इन सबको जोड़ेंगे अपन, तो देखो 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 और 8 19 कि 9। हासिल एक बचा, एक वो हासिल इसको दे दूंगा तो ये 7 बन जाएगा। तो 7 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 7 5 बार है तो 35 बन जाएगा। 359। कितनी संख्याओं का योग है ये? 5 का। तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज कितना आ जाएगा? 5 सते 35, 5 सते 35, 35, है ना। फिर 5 एकम 5, 5 एकम 5, 4 बचा, 5 अठे 40, 71.8 आ जाएगा। ये आपका एवरेज आ गया भैया यहाँ पे 71.8, है ना। एवरेज आ गया 71.8। 71.8 से ये सारी संख्याएं कितनी कम ज्यादा है, बस ये चेक करना है। 68 71.8 से कितना ज्यादा है? देखो इसमें 3 जोड़ेंगे तो 71 आएगा, और 3.8 यानी कि ये जो है 3.8 कम है एवरेज से। 70 से 71.8 चाहिए तो 1.8 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि ये 1.8 कम है। 72 कितना कम है? 0.2 कम है, मतलब 0.2 ज्यादा है एवरेज से। ये कितना ज्यादा है? तो ये 2.2 ज्यादा है, 2.2। ठीक है, बिल्कुल। और ये 3.2 ज्यादा है। ये जो नंबर एवरेज से कम ज्यादा है ना, जो यानी कि 71.8 से जो 68 है वो 3.8 कम है। 71.8 से 70 1.8 कम है, ये 0.2 ज्यादा है। ये 2.2 ज्यादा है, ये 3.2 ज्यादा है। ये जो कम ज्यादा है ना, यही हमारा विचलन कहलाता है, इसी को हम डेविएशन कहते हैं। ये हमारा क्या कहलाता है? विचलन। तो ये जो विचलन आया है ना, इस विचलन के वर्गों का योग करना पड़ेगा। इसके वर्गों का योग करना पड़ेगा हमें।
तो 3.8 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो चलो मैं कैलकुलेटर का सहारा ले लेता हूँ ताकि फटाफट हो जाए। तो 3.8 गुना 3.8 14.44 आ जाएगा, 14.44 है ना, प्लस 1.8 का स्क्वायर आएगा 3.24, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 0.2 का स्क्वायर होगा 0.04 है ना, प्लस 2.2 का स्क्वायर 22 का स्क्वायर 4.84 आ जाएगा, 4.84, और 32 का स्क्वायर 1024 हो जाएगा, तो 10.24। यही बनेगा क्या हमारा, ये हमारा क्या हो गया, विचलन हो गया। ठीक है, ये विचलन के वर्गों का योग हो गया, विचलन के वर्गों का योग हो गया यहाँ पे, है ना, विचलन के वर्गों का योग हो गया। इसमें टोटल संख्या से डिवाइड करेंगे हम, टोटल संख्या 5 है यहाँ पे, तो विचलन के वर्गों का योग को संख्या से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रसरण आ जाएगा। इसी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वेरियांस बोलते हैं, है ना, इस तरीके से इसको डिनोट किया जाता है, वी टाइप का दिखता है ये, है ना, वेरियांस। ये जो वेरियांस है हमारा, ये आप जोड़ लो, तो देखो 14.44 में अगर मैं जोड़ दूं 3.24, इसमें जोड़ दूं 0.04, है ना, इसमें जोड़ दूं 4.84 और उसमें जोड़ दूं 10.24, तो ये आएगा 32.8, और 32.8 को मैं डिवाइड कर दूंगा 5 से, तो 6.56 आ जाएगा, ये 6.56 आ जाएगा। ये मेरा प्रसरण आ गया, बस ये यहाँ पे लिखना है। तो अंडर रूट निकालना है 6.56 का, तो 6.56 का क्या निकालना है, ध्यान देना, 6.56 का वर्गमूल निकालना है, 6.56, तो यह आएगा 2.56, 2.56, यह आएगा 2.56 के बराबर, 2.56, ढाई के करीब आंसर आएगा। यहाँ पे आपसे लगभग पूछा है, लगभग, तो 2.56 के करीब, देखो 2.5, 2.8, फिर यही करीब है इसके, और कोई नहीं है, है ना, लगभग पूछा है इसके करीब में, तो फिर अप्रोक्सीमेटली ये आंसर आपको टिक करना पड़ेगा। थोड़ा कैलकुलेटिव सवाल है क्योंकि ये पॉइंट में आ गया, इसलिए अगर ये पॉइंट में नहीं आता तो ये भी पॉइंट में नहीं होते। मुझे लगता है ये 75 की जगह अगर 76 हो, पर अब ठीक है, जो दिया है उसी से सॉल्व करेंगे ना अपन तो। ठीक है, चलो हो गया। ये बताओ, एक पिता अपने बेटे से 26 साल बड़ा है, भाई पिता बेटे से 26 साल बड़ा है, एक सेकेंड, है ना, एक पिता अपने बेटे से 26 वर्ष बड़ा है, पिता बेटे से 26 वर्ष बड़ा है, 3 साल बाद उनकी आयु बेटे की उम्र की 3 गुना होगी। पिता की उम्र कितनी है, ठीक है, 3 साल के बाद बेटे से वो 3 गुना होगा। अगर मैं इसमें से 3 साल घटा दूं तो कितना आ जाएगा, 35। क्या 35 किसी का 3 गुना होता है क्या, आप खुद बताओ, क्या किसी का 3 गुना है, ये नहीं है। 34, 34 में से अगर मैं 3 घटा दूं तो 31 आएगा। क्या 31 किसी का 3 गुना होता है क्या, नहीं है, क्योंकि बेटे का 3 गुना उम्र होनी चाहिए 3 साल पहले। अगर ये 32 का है तो 3 साल पहले ये कितने का था, 29 का। क्या 29 किसी का 3 गुना होता है क्या, नहीं होता, बात ही खत्म। तो 36 है, क्या 36 में से अगर मैं 3 घटा दूं तो 33 आएगा। क्या 33 किसी का 3 गुना होता है, यस, 33 3 गुना होता है 11 का। किसका, 11 का, 11 का 3 गुना होता है, यानी कि 3 साल पहले बेटा 11 का था, है ना, 3 साल पहले बेटा 11 का था। तो बेटा आज कितने का होगा, तो आज हो गया 3 साल बड़ा, यानी कि 11 + 3 14 साल का। और पिताजी 3 साल पहले ये था, तो 3 साल बाद आज कितने का होगा, तो पिता हो गया 36 का। तो देखो, क्या पिताजी बेटे से 26 साल बड़े हैं क्या, 26 जोड़ दो आप इसमें। एक पिता अपने बेटे से 26 वर्ष बड़ा है, 3 साल के बाद उसकी उम्र बेटे की उम्र की 3 गुना हो जाएगी। 3 साल बाद, अच्छा 3 साल के बाद बोली है, 3 साल बाद बोला है यार, मैंने घटा दिया, माफ करना, गड़बड़ हो गया है मुझसे, गड़बड़। 3 साल बाद लेनी है ना इनकी उम्र, तो यहाँ 3 साल बाद लेना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो ये 38 और 3 कितना हो गया, 41 हो गया। 34 और 3 कितना आ गया, 37 आ गया। 32 और 3 कितना आ गया, 35 आ गया। और 36 और 3 कितना आ गया, 39 आ गया।
है ना। 3 साल बाद ये बेटे का 3 गुना होगा, ये किसी का 3 गुना नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये होता है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा, है ना। भाई देखो ये किसका 3 गुना होता है, 13 का, यानी कि बेटा 13 का हो जाएगा 3 साल बाद। तो आप देख लो इनकी उम्र में अंतर कितने का आ रहा है, 26 का आ रहा है, तो 26 का अंतर होना चाहिए। देखो 9 में से 6 गया, 3 बचा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, तो आंसर आ जाएगा हमारा डी ऑप्शन। बात समझ में आ गई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये बता दो, ए बी सी क्रमशः 20,000, 30,000, 50,000 रुपए निवेश करते हैं। देखो ए है, बी है, सी है। 20,000 रुपए इसने निवेश किए, 30,000 रुपए इसने निवेश किए, 50,000 रुपए इसने निवेश किए। 6 महीने के बाद क्या हुआ, 6 महीने के बाद ए ने 10,000 रुपए और जोड़ दिए और सी ने 20,000 रुपए निकाल दिए। तो देखो इसने ए ने 6 महीने के बाद, तो इसने ये पैसा 6 महीने तक लगाया, फिर क्या करा, 10,000 रुपए और जोड़ दिए, तो 20,000 में 10 जोड़ दिए तो 30,000 हो गए। वो कितने, अगले 1 साल के लिए लगे रहे, क्योंकि उसने कुछ बोला नहीं है कि 1 साल के लिए कि 2 साल के लिए है। ठीक है, मान लेता हूँ 1 साल की किस्सा है ये, तो 6 महीने के लिए लगे रहे, अगले 6 महीने के लिए। सी ने क्या करा, सी ने 6 महीने तक यही पैसे लगे रहे, उसके लगे रहे, फिर सी ने 20,000 रुपये निकाल लिए, 50 में से 20,000 निकाल लिए, तो अब उसके 30,000 रुपये बचे, जो कि अगले 6 महीने के लिए लगे रहे। तो 6 + 6 12 महीने, ये भी 12 महीने, और इसने अपने पैसे के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी, तो इसने अपना पैसा पूरे 12 महीने के लिए निवेश कर दिया। तो 6 दूनी 12। अच्छा एक काम करें क्या अपन, ये देखो 3 जीरो से 3 जीरो काट देते हैं सबके, है ना। अब ये बचा 20 × 120 + 6 × 18 180, और ये कितना आ गया, 12 × 36 360, ये कितना आ गया, 50 × 300 और 180 480, 300 और 180 480 आ जाएगा। ये कितना आ गया, 300 आ गया, ठीक है 300 आ गया। तो आप इनका रेशो ले लीजिए भाई। देखो 0 0 0 कट गया, 3 से काट दो इनको, 3 से काट दो, 3 से काट दो 10 बार, 3 से काट दो 12 बार, 3 से काट दो 16 बार, इसका आधा करो 5, इसका आधा करो 6, इसका आधा करो 8। कुल लाभ है 40,000 रुपए का। तो देखो 6 और 5 11, 11 और 8 19, टोटल लाभ हो गया 19 का। वो कह रहा है कितने लाभ है, 40,000 का, तो 19 की वैल्यू 40,000 गिवन है। बी का हिस्सा चाहिए हमें, 6 का मान चाहिए, तो 6 का मान कितना होगा बताओ। ये 40,000 में 19 का भाग जाएगा, तो देखो 40,000 बटे 19 आ गया, है ना, और 6 का गुणा कर दिया, तो कितना हो जाएगा ये बताओ जरा। 6 × 4 24, और ये 4 जीरो, 1 2 3 4, बटे में कितना आ गया, 19 आ गया। बस ये इसको डिवाइड करना है आपको। 19 से कम 19, और एक 20, 5 आ गया, 50 आ गया, है ना। 19 या 57 ज़्यादा हो जाएगा, तो 19 दूना 38, 2 बार भाग जाएगा, 12 बार भाग जा रहा है, 12 बार एक ही ऑप्शन आ रहा है, तो 12,632 लगभग आएगा आपका। आप लगभग करोगे, देखो यहाँ लगभग लिखा है, तो लगभग 12 बार भाग गया, जो कि एक ही ऑप्शन में है, डी वाला। तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर आएगा, डी वाले को टिक कर देना आप। ठीक है, ये बताओ, एक वृत्त के खंड के क्षेत्रफल का कोण 72 डिग्री है, त्रिज्या ये है, तो उस खंड का एरिया पूछा है। भाई जैसे एक सर्कल है, एक वृत्त का टुकड़ा है ना, एक वृत्त का टुकड़ा आ गया, ठीक है, उसका कोण 72 डिग्री है, तो इसका 72 डिग्री का एंगल हो गया ये वाला, है ना, 72 डिग्री का एंगल हो गया। इसकी त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है, 10, तो इसका आर बराबर 10 दे रखा है ये, है ना। तो इसके वृत्तखंड का एरिया पूछा है आपसे। वृत्तखंड का एरिया क्या होगा भाई, पूरे सर्कल का एरिया होता है πr², हमें तो निकालना है इसका θ/360, ये उसका एरिया होता है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यही होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल यही होता है, πr² इंटू θ/360। पाई की वैल्यू 22 बट, अच्छा पाई देखो, पाई ऑप्शन में दे रखा है, मतलब इसने पाई को काटा पीटी नहीं करा है, पाई को ऐसे ही रहने दो। आर का वर्ग करना है आपको,
ठीक है, आर का वर्ग करना है, आर हमारा 10 है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 इंटू थीटा कितना है 72, बटे में कितना आ गया 360 आ गया। बस इसको सिंप्लीफाई कर लेना है भाई, जीरो से जीरो कट जाएगा, 36 दुना 72 हो गया 2 बार, 2 गुणा 10 20, 20 पाई आंसर आ जाएगा इसका। तो 20 पाई हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, 20 पाई, जो कि डी ऑप्शन है। ए और बी की वर्तमान आयु का योग 50 साल है। अगर ए और बी की आयु को जोड़ दूं तो दोनों 50 साल के हैं, यानी कि ए की आयु और बी की आयु का टोटल योग आ रहा है 50 साल, 50 ईयर्स। ठीक है, 10 साल बाद क्या हो रहा है, तो देखो 10 साल बाद, 10 साल बाद जो ए की आयु है और बी की आयु है, बहुत अच्छे से समझना, 10 साल बाद ए की आयु बी का डबल हो जाएगी, बी का डबल हो जाएगी। तो एक बात बताओ, अगर बी की आयु 1 हो गई तो इसका डबल हो गया ये। ठीक है, चलो ये ए और बी की टोटल आयु हो गई हमारी। है ना, एक बात बताओ, ये उम्र कब की है इनकी, 10 साल बाद की। तो अगर आज दोनों 50 साल के हैं तो 10 साल के बाद दोनों कितने के होंगे भाई, 10 साल ए भी बड़ा हो जाएगा, बी भी बड़ा हो जाएगा, तो दोनों में 20 जोड़ देंगे अपन, तो दोनों मिला के 70 साल के हो जाएंगे। कितने साल के हो जाएंगे, 70 साल के। यानी कि टोटल 3 यूनिट का मान 70 दे रखा है, तो देखो 3 इकाई का मान 70 ईयर्स है ना। तो बी का मान पूछा है, बी का मान है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 70/3। 23 बार भाग जाएगा इसका भाग, 23 तिया 69, तो 23.33 आंसर आ जाएगा इसका। है ना, ए और बी की अगर आयु का योग 50 साल है और 10 साल बाद, 10 साल बाद ए की आयु बी से डबल है, हाँ तो 10 साल बाद बी से डबल है ना, तो 10 साल के बाद डबल है, बात समझना, 10 साल के बाद डबल है, तो 10 साल के बाद डबल हो जाएगी। तो 10 साल बाद ये ए भी 10 बड़ा हो गया, बी भी 10 बड़ा हो गया, टोटल 20 जोड़ दिया मैंने, तो दोनों मिला के 10 साल बाद 70 के हैं, 3 का मान 70 है, तो 1 का मान आ गया इतना, मतलब बी 10 साल के बाद इतना है। तो हमें बी की आज उम्र पूछी है, तो बी प्रेजेंट में कितना है, बी की उम्र प्रेजेंट में कितनी है बताओ। ये बी की उम्र कब है, 10 साल बाद है, तो आज कितनी है, तो आज 10 कम कर दो, 23 में से 10 कम हुआ तो 13.33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13.33। ये सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। रेशो जब का होगा उम्र भी तब की आएगी, जैसे रेशो लिया है मैंने 10 साल बाद का, तो उम्र भी 10 साल बाद आएगी। 10 साल बाद अगर बी इतने का होगा तो आज कितने का है, 10 साल के बाद उतने का होगा, आज 10 कम कर दिया तो आज वो 13.33 का है। बी की तो वर्तमान आयु पूछिए ना। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके, बोलो ये बताओ, एक गाय को 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार खेत के कोने से 7 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। वर्गाकार खेत है, ध्यान से समझना, ये वर्गाकार खेत है, ये वर्गाकार खेत है, 15 मीटर इसकी भुजा आ गई, आपने 7 मीटर लंबी रस्सी से गाय को बांध दिया, ये 7 मीटर लंबी रस्सी है, तो ये रस्सी जितनी लंबी इधर जितना दूर दूर तक जाएगी रस्सी, ये चर लेगी गाय, तो गाय इतना पार्ट पूरा चर लेगी जहां तक रस्सी जाएगी है, मतलब ये पूरा हिस्सा चर लेगी वो। ठीक है, तो ये लंबाई हमारी कितनी आ गई, यहां से यहां तक 7 आ गई। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या 7 हो गई, है ना, वर्ग की भुजा 15 आ गई। गाय खेत के कितने एरिया को चर सकती है, तो देखो अगर पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये त्रिज्या खंड का एरिया जो कि 90 डिग्री है, क्योंकि वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो 90 देखो, क्योंकि ये पूरा सर्कल है देखो, तो पूरे सर्कल का ये 1/4 है, पूरे सर्कल का 1/4 घटा दूं, अगर पूरे वर्ग के एरिया में से ये वर्ग का 1/4 घटा दूंगा तो ये वो भाग है जो चर नहीं सकती है। पर हमें क्या पूछा है कि गाय खेत का कितना भाग चर सकती है, यानी कि खाली हमें ये वाला एरिया चाहिए, तो हमें पाई आर स्क्वायर, है ना, का 1/4 निकालना है। 1/4 क्यों आ गया, क्योंकि थीटा 90 है, बटे में 360 आ गया, थीटा 90 आ गया, बटे में 360, वही 1/4 ही आएगा, इसका एरिया आ जाएगा, है ना, 15 से कोई मतलब नहीं है, तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है। आर हमारा 7 है, तो 7 इंटू 7 आ गया, इंटू कितना आ गया, 1/4 आ गया ये, है ना। चलो काट दो, देखो 7 से 7 कटेगा, तो 22 × 7 = 154 आ गया,
तो 154 को 4 से भाग दो, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 13 14 15, 3 बचा, ये 34 हो गया। 4 अठे 32, 33 34, 2 बचा, 4 पंजे 20, तो 38.5 आ जाएगा। 38.5 बी ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक फैक्ट्री इतनी वस्तुएं पर डे बनाती है, दोषपूर्ण वस्तुएं इतनी हैं, अच्छी वस्तुएं कितनी है भाई? देखो, अगर एक फैक्ट्री पर डे प्रतिदिन इतनी वस्तु बनाती है तो 50 गुणा 2 की घात 3 यानी कि 8, तो 50 अठे 400 वस्तुएं बनाई उसने, 400 वस्तुएं उसने बनाई, 400 वस्तुएं उसने बनाई। दोषपूर्ण मतलब खराब वस्तुएं, खराब वस्तुएं क्या है? ये कुल वस्तुएं हो गई, है ना। अब इसमें से खराब वस्तुएं कितनी हो गई? खराब वस्तुएं कितनी हो गई? 10 का स्क्वायर भागित 5, 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 में भाग देना है 5 का, कितना आ गया? 20 आ गया, यानी कि खराब वस्तुएं हो गई 20। अरे 10 का स्क्वायर भागित 5 है, यानी कि 100 भागित 5 है ना, यानी कि 20, तो 20 खराब हो गई। तो अगर 400 में से 20 वस्तुएं खराब हो गई तो अच्छी वस्तुएं कितनी बची? 380, 380 वस्तुएं अच्छी बची ना, ये 380 आंसर आ गया आपका। ठीक है, एबीसी में भुजाएं 7 24 25 है। देखो 7 24 25 राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है, तो ये बोल रहा है एबीसी में ये ट्रायंगल आ गया ए बी सी, इसमें भुजाएं 7 है, 24 है, 25 है ना, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है, ट्रिपलेट देख के पता चल गया। ये बोल रहा है त्रिभुज एक्स वाई जी, ये त्रिभुज आ गया एक्स वाई जेड, त्रिभुज एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड क्या बोल रहा है? ये एबीसी के समान है, समान मतलब समरूप है, समान का मतलब होता है समरूप, सिमिलर, है ना। ये देखो लिखा हुआ है ट्राइंगल एक्स वाई जेड इज सिमिलर टू एबीसी, सिमिलर है ना, समरूप है। उसका स्केल फैक्टर 2 है। अच्छा, एक्स वाई जेड का स्केल फैक्टर एबीसी एबीसी के समान है और उसका स्केल फैक्टर 2 है। स्केल फैक्टर 2 का मतलब क्या है? कि उसकी हर भुजा डबल हो रही है। स्केल फैक्टर 2 यानी कि स्केलिंग फैक्टर मतलब उसका 2 का गुणज है वो, ये 2 का गुणज हुआ, ये भी 2 का गुणज हुआ, और ये भी 2 का गुणज हुआ। तो एक बात बताओ, इसकी भुजाएं क्या क्या बनेगी भाई? 24 का डबल 48 होगी, ये 25 का डबल ये वाली भुजा 50 होगी, और ये 7 का डबल 14 होगी। तो हमें क्या बोला है? इस एक्स वाई जेड का परिमाप बताओ, तो इसका परिमाप कितना होगा? परिमाप पेरीमीटर क्या होगा? सारी भुजाओं का योग। तो मुझे 14, 50 और 48 इन तीनों को क्या करना है? जोड़ना है केवल, ये पेरीमीटर आ गया। तो 8 4 12 की 2, एक बचा, 5 4 9 और एक 10 और एक 11, 112 इसका पेरीमीटर आ गया। आप इसको बिना डायग्राम बनाए भी कर सकते थे भाई। इस त्रिभुज का परिमाप निकाल लेते भाई, ये 25 है, एक इसको उधार दिया तो ये भी 25, 25 25 50 और 6 56। अगर एबीसी का पेरीमीटर 56 था और ये बोल रहा है एक्स वाई जेड का जो स्केलिंग फैक्टर है वो डबल है, तो 56 का डायरेक्ट डबल कर देते तो 112 हमारा आंसर वैसे ही आ जाता। बात समझ में आ रही है ना? तो समझा दिया मैंने हालांकि ये, पर कोई बात नहीं। 10 कर्मचारियों का औसत मासिक आय 24,000 है। देखो 10 लोगों का मंथली इनकम एवरेज कितना है? 24,000 रुपए। तो 24,000 रुपए उसका मंथली इनकम है। 10 लोगों का मंथली इनकम 24,000 रुपए है। ये बोल रहा है जब एक नया मैनेजर जिसकी आय 50,000 रुपए है शामिल आता होता है। 50,000 कमाने वाला बंदा जैसे ही ग्रुप में आया, तो देखो 10 लोग ऑलरेडी थे, एक आदमी आया, 11 लोग हो गए। अब तो 11 लोगों का सबका इनकम बढ़ जाएगा, क्योंकि जो आया है वो 50,000 सैलरी कमाता है, बाकी सब लोग तो 24,000 कमा रहे थे। तो ये जो नया व्यक्ति आया है वो एवरेज से कितना ज्यादा लेके आया? सबकी कमाई 24,000 थी, ये बंदा आया 50,000 का, यानी कि 24,000 तो ये भी लाया, 24,000 से ये 26,000 ज्यादा लाया। देखो 24 + 26 50 होता है, तो ये 26,000 सैलरी ज्यादा लेके आया है। यानी कि ये व्यक्ति जो आया है उसने एवरेज में 26,000 की वृद्धि कर दी।
टोटल कितने लोगों में, तो 10 लोग तो पहले थे, एक बंदा आया, तो 11 लोगों में वृद्धि हुई है, तो इसको 11 से डिवाइड कर दो। तो अगर 11 में टोटल इतने की वृद्धि होगी तो हर एक में कितने की वृद्धि होगी, जो सभी लोगों में वृद्धि होगी वही एवरेज में वृद्धि होती है। तो 11 से इसको डिवाइड करो, देखो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 4 26, 4 बचा 40 हो गया ये। 11 तिया 33, 33 तो ये 7 बचा 70 हो गया। 11 छके 66, 66 तो 4 बचा 40 हो गया। 11 तिया 33, 33 7 बचा 70 हो गया। फिर वही 11 छके 66, है ना, ये इतना आ जाएगा लगभग। तो आप इसमें जोड़ दो, ये 24,000 में 2,000 जोड़ दो, 24 और दो 26,363.6, 26,363.6, 26,363.6, ये डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। एक अर्धगोलाकार तंबू जिसकी त्रिज्या ये है, उसे ढकने के लिए कितना कपड़ा चाहिए। देखो अर्धगोलाकार तंबू ही क्यों ना हो, शंकु हो, गोला हो, गेंद हो, बेलन हो, किसी पे वो भी, अगर आपको कपड़े से ढकना है तो कपड़ा कहां पे बिछाओगे, उसके टोटल सरफेस एरिया पे बिछाओगे। बात समझ में आ गई। तो उसका टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है बस, है ना, क्योंकि आधा गोला जो है वो उसे हम ढकना है, तो ये जो आधा गोला है इसको पूरे को कवर करना है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया ही निकालेंगे ना, क्योंकि कपड़ा कहाँ बिछेगा, इसके पूरे सरफेस एरिया पे, तो इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। आधे गोले का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 3πr² होता है, 3πr²। तो 3 × पाई का मान आ जाएगा 22/7, और r का वर्ग करना यानी कि 10.5 इसकी त्रिज्या है, तो 10.5 × 10.5, ठीक है। 7 से काट दो, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, है ना। चलो अब ये जो 2 है इसका दो दो देखो 22 को हमेशा 2 × 11 समझा करो, 11 दूनी 22 होता है, 11 दूना 22, तो जो 11 तो अलग कर दो, 2 जो बचा 2 का गुणा 1.5 में होते ही 3 आ जाएगा, तो 3 दूनी सॉरी 3 तिया 9, 9 × 11 99, तो 99 का गुना करना है 10.5 में, है ना, 99 का गुना 10.5 में करना है बस। अगर मैं 99 का 10 में भी गुणा करूं तो 990 आ जाएगा। यहां पे कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई। अर्ध गोला है ना, आधा गोला है, अरे यार, हाँ तो आधा गोला सही तो है। हम्म। सही तो है यार, 3 × π/7 × 10.5 × 10.5 सही है। 7 से कटेगा 15 सत्ते 105, 1.5 बार, 1.5 दूना 3, 3 तिया 9, 9 × 11 99 × 10.5। A semi hemispherical tent has a radius of ये, what area of cloth is needed to cover it। वही तो है, कपड़ा कितना चाहिए इसको ढकने के लिए, भाई टोटल सरफेस एरिया पे कपड़ा लगेगा, 3πr² हो जाएगा इसका, है ना। तो 3πr² ही तो निकालना है। देखो 99 का 10 गुना 990 होता है, और 99 का आधा कितना होता है, भाई इसको 2 से भाग दे दो, 2 चौके 8, 2 निमे 18, 2 पंजे 10, आप इसको जोड़ लो तो ये आ गया 9.5, 9 और 4 13 और 1 10, 1039.5 आएगा, 1039.5 आएगा, है ना। ये इसका करेक्ट आंसर आएगा, इसके ऑप्शंस मुझे गड़बड़ लग रहे हैं। ठीक है, चलो ये बताओ, दो समकेंद्रित वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या 15-25 है, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई याद करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करेगी। बड़े वृत्त की वो जीवा बतानी है हमें, तो देखो ये बड़ा वृत्त हो गया, है ना। दो समकेंद्रित वृत्त है, समकेंद्रित समझते हो, ऐसे दो वृत्त जिनका केंद्र समान हो, केंद्र समान हो, ठीक है, केंद्र समान हो। अगर दो वृत्त ऐसे आ जाएं जिनका केंद्र एक ही हो तो उनकी त्रिज्या 15 और 25 है ना,
उनकी त्रिज्या है 15-25 है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करना है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करेगी। तो देखो, इस बड़े वृत्त की एक जीवा ऐसी खींचनी है कि छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा हो वो, तो मैं ऐसे खींचूंगा। देखो, बात समझ में आ गई आपके? कि देखो, बड़े वृत्त के लिए ये जीवा भी हो गई और छोटे सर्कल को ये स्पर्श करके जा रही है। मान लो इसका नाम है ए बी, है ना। तो देखो, मैं यहां से इसको मिला देता हूं, तो ये इस पे परपेंडिकुलर हो गया। वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, समद्विभाजित करता है, दो बराबर भागों में बांटता है ना। यहां से मैं इसको मिला देता हूं, चलो। ओके, ये बोल रहा है इसकी त्रिज्याएं 15-25 है। तो देखो, ये छोटा सर्कल आ गया तो इसकी त्रिज्या हो गई 15, बड़े सर्कल की त्रिज्या हो गई 25। तो 15-25, तो ये 20 हो जाएगा। ट्रिपलेट होता है, जैसे 3-4-5 एक ट्रिपलेट है, एक ट्रिपलेट है ना, 3-4-5, 3-4-5, ये एक ट्रिपलेट है। तो अगर इस ट्रिपलेट को मैं 5 से गुणा कर दूं तो एक भुजा आएगी 15, एक भुजा आएगी 20, एक भुजा आएगी 25। तो ये ट्रिपलेट होता है 15-20-25। तो देखो, ये 15 है, ये 25 है, तो अगली भुजा अपने आप 20 आ जाएगी। अगर ये भुजा 20 आई तो ये भुजा भी 20 आ जाएगी। आपसे क्या पूछ रहा है, उस जीवा की लंबाई बताओ। तो पूरी जीवा की लंबाई 20 और 20 40 हो जाएगी। तो जीवा ए बी की लंबाई कितनी हो जाएगी? तो ए बी आपकी 20 + 20 यानी कि 40 बन जाएगी। बात समझे? पूरी जीवा की लंबाई 40 बन जाएगी, ठीक है। 1 लाख रुपए की राशि अगर आप 7% भी चक्रवृद्धि ब्याज पे वो करो न, तो 5 वर्ष का कुल ब्याज कितना होगा भाई? देखो, 7% की दर से चक्रवृद्धि पे 5 साल का ब्याज, धागे खोल देगा भाई। चलो कोई बात नहीं। 5 साल का पास्कल रेशो होता है 5-10-10-5-1, 5-10-10-5-1, है ना। देखो, पहले 1 होता है, फिर 2 1 होता है, फिर 3 3 1 होता है, फिर 4 6 4 1 होता है, फिर 5 10 10 5 और 1 होता है। 5-10-10-5-1, 5-10-10-5-1, है ना। पास्कल रेशो पता है ना ये, बस इसको सॉल्व करना है हमें। ये 5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का डायरेक्ट तरीका। ये पास्कल रेशो याद है? 1 साल के लिए 1, 2 साल के लिए इधर गिनती लिखना है। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे। इधर एक सिंगल नंबर आता है 1 1 1 1 1। यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। यहाँ जैसे ही 2 लिखा तो 2 में 1 जोड़ के यहाँ 3 आ गया, फिर यहाँ 3 में 1 जोड़ा 4 आ गया, 3 में 3 जोड़ा 6 आ गया, ये 4 अपनी जगह पे ही है। फिर यहाँ 1 में 4 जोड़ा 5 आ गया, 4 में 6 जोड़ा 10 आ गया, 4 में 6 जोड़ा 10 आ गया, और ये 5 अपनी जगह पे ही है। ऐसे यहाँ 6 लिख दो, यहाँ 1 लिख दो। अब आपको भी पता है क्या करना पड़ेगा। ये जो 1 है इसमें 5 जोड़ा 6 आ गया, 5 में 10 जोड़ा 15 आ गया, 10 में 10 जोड़ा 20 आ गया, 10 में 5 जोड़ा 15 आ गया, 6 15 20 15 6 1। ये 6 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीका है। क्योंकि 5 साल का ब्याज पूछ लिया है तो ये सवाल हम ऐसे करते हैं ना। ये पास्कल रेशो कैसे निकालते हैं समझा दिया है मैंने, ये याद रखिएगा आप, या रट लीजिए। 1 साल का 1, 2 साल का 2:1 में, 3 साल का 3:3:1 में, 4 साल का 4-6-4-1, 5 साल का 5-10-10-5-1, 6 साल का 6-15-20-15-6-1, है ना। याद कर लीजिए। 7% ब्याज आ रहा है हर साल, तो 1 लाख का 7% कितना होगा? 2 जीरो काट दो, 7,000। तो ये 7,000 यहां लिख लो। 7,000 का 7% कितना होगा? 2 जीरो हटाए, 7 7 49, 490 आ जाएगा। 490 का 7% कितना आएगा? 3430, है ना। ठीक है, पर टोटल 2 नंबर छोड़ के पॉइंट आ जाएगा। इसका 7% कितना आएगा? तो देखो, 34.3 है, इसका 7% निकालना है। 7 से गुणा करो, 7 या 21 की 1, 2 बचा, 2 बचा, 7 चौके 28 और 2 30 का 0 हासिल, 3 बचा, 7 या 21 और 3 24 आ गया। तो 240.1 है, इसको 100 से भाग दोगे तो 2.40 आ जाएगा। तो 2.40 आ जाएगा, या 2.4 लिख लो, इसको 2.4 लिख लो, चलो, है ना। अब 2.4 का 7% निकालोगे तो बहुत छोटा नंबर आएगा, तो इसको हम हटा सकते हैं, निग्लेजिबल है ना, ये जरूरत नहीं है उसको निकालने की। बस अब आप मल्टीप्लाई करके जोड़ दो,
ये 0 पॉइंट समथिंग आएगा, 0 का किसी में भी गुणा करोगे तो 0 आ जाएगा लगभग, है ना। थोड़ा बहुत अप्रोक्स चलेगा भाई, इसका गुणा करके जोड़ दो बस। 7 × 35 हजार आ जाएगा ये 4900 आ जाएगा। ये इसका 10 से गुणा होते ही 343 आ जाएगा। और ये 24×5 120 12 आ जाएगा। आप इनको जोड़ो, 35 हजार में 4 जोड़ा, 35×4 39 हजार, 39 हजार आ गया ये 39 हजार। 900 में 300 जोड़ो, 1243, 1243 है ना। 1000 और दे दो इसको तो 40 हजार हो गया। 243 बचा, 43 और 2 45 और 10 55, 255 आ गया। तो 40,255 आ जाएगा, 40,255 आ गया। ये हमारा ब्याज आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया है 40,255, जो कि मुझे यहां दिख रहा है देखो 40,255, क्योंकि उसके अंदर जो 1 लाख है वो तो मूलधन है। तो मतलब आपसे 5 साल बाद वो राशि कितनी होगी, तो अगर आपसे अमाउंट पूछे तो अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 1 लाख, 1 लाख प्लस 40,255। ये ब्रह्मांड का सबसे छोटा तरीका है किसी भी चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल का ब्याज निकालने का। 1,40,255, इससे सरल कोई तरीका ही नहीं है ना। इससे सरल कोई तरीका नहीं है। या तो फिर आपको 7% का 5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट याद होनी चाहिए, तो फिर वो वाला तरीका हो जाएगा। अदरवाइज जैसे मैंने करा है यही एक बेस्ट तरीका है, वरना तो कोई भी मेथड से कर लो कैलकुलेशन भयंकर पड़ जाएगी। हालांकि यहाँ डेटा भी थोड़ा आसान है, वरना टाइम इसमें भी लग जाता। एक नियमित अष्टभुज है जिसका परिमाप यह है। भाई अष्टभुज आप समझते ही हो, यहाँ हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। अष्टभुज क्या है, चूंकि नियम से बना हुआ है, नियमित है, तो सारी भुजाएं 8 के 8 भुजाएं बराबर होगी उसकी। तो अगर 8 भुजाएं बराबर और हर भुजा अगर उसकी ए मान लेता हूं मैं, भुजा एक्स मान लेता हूं उसकी, मान लो, तो अगर 8 भुजा है तो परिमाप कितना होगा उसका, 8x हो जाएगा। अरे 8 के 8 भुजा बराबर हो तो 8 एक्स 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 के हिसाब से 8 भुजा 8x हो जाएगा परिमाप। तो हम कह रहे हैं परिमाप 8x है, वो कह रहा है 48 है, तो x बराबर कितना आ गया, 6 आ गया, यानी कि प्रत्येक भुजा 6 आ गई हमारी। यही तो पूछा है आपसे, सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 1200 में खरीदी, 1320 में बेची। तो देखो कॉस्ट प्राइस है 1200 रुपए, सेलिंग प्राइस है 1320 रुपए, ठीक है। खरीदा 1200 में है, बेचा 1320 में है। 1200 में खरीद के 1320 में बेचा तो 10% का फायदा हो गया आपको। देखो 1200 का सामान 1320 में बेचा, 120 का फायदा हो गया। 120 का फायदा हुआ आपको क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य है आपका 1200 रुपए, 100 पे कितने का फायदा होगा बताओ। ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे, प्रॉफिट परसेंटेज। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12 धाम 120, 10%। 10% का मतलब होता है 0.10, 0.10, 0.10। साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है, याद रखना इस बात को। साइन 0 डिग्री का मान 0 ही होता है। एक बेलन की ऊंचाई 9 है, इसका आयतन ये है। देखो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है, जो कि हमें दे रखा है 254.34, 254.34। बेलन का आयतन अगर हमें निकालना है तो पाई का मान कितना आ गया, 22/7 आ गया। आर का स्क्वायर करना है, आर का स्क्वायर करना है, आर स्क्वायर इंटू हाइट कितनी है हमारी, हाइट है 9, बराबर कितना आ गया 254.34, ठीक है। इसको सॉल्व करना है हमें, कैसे करोगे, 11 से काट देता हूँ, 11 से कट जाएगा ये, 4 और 4 8 और 2 10, 10 - 8 नहीं कटेगा यार, 5 4 9 4 3 7 2 9, बिल्कुल 9 से कट रहा है। देखो 9 से नहीं कट, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 18 7 बचा 74 हो गया, 9 8 72, 2 बचा 23 हो गया, 9 दूनी 18, 19 20 और 5 9 6 54, ठीक है। ये 6 बार कटेगा। 2 से काट देंगे 11 बार, 2 से काट देंगे 14.13 बार, है ना। ये 7 का गुणा कर दो तो ये आर का स्क्वायर आ गया, बराबर आ गया 14.13 गुना 7 बटे में 11 आ गया। 7 का गुणा करो 13 7 91 माइनस 14 7 98 बटे में 11 आ गया। ये आर स्क्वायर का मान है। तो आर हमारा कितना हो जाएगा, आप इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे डिवाइड करके लिखना पड़ेगा ना, 11 9 99 लगभग लगभग। देखो
98.91, लगभग आप इसको क्या 99 नहीं मान सकते। अरे 98.9 है, अप्रोक्स 99 ही हो गया ये, तो 99/11 आ गया ये। तो अप्रोक्सीमेटली इसको आप 9 रख लीजिए, और 9 का मतलब होता है 3। तो 3 हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, पहला ऑप्शन। बात समझ में आ रही है? अरे गुड्डू, ए गुड्डू, बात समझ में आ रही है? हम्म। ठीक है ना? को लगभग, लगभग इतना लिख सकते हैं अपन, लगभग। ठीक। एक बेलन का व्यास 14 है। अगर व्यास 14 है, देखो व्यास हमारा कितना आ गया, 14 आ गया, तो त्रिज्या कितनी होती है व्यास की आधी, यानी कि जो इसकी रेडियस हो जाएगी वो इस 14 की आधी हो जाएगी, है ना? तो व्यास अगर 14 दे रखा है तो उसका हमेशा आधी होती है त्रिज्या। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है। इसका मान हमें दे रखा है 4312, 4312। पाई का मान होता है 22/7, आर का मान होता है 7 × 7, इंटू हाइट कितना आ गया h, बराबर 4312 आ गया। 7 से 7 कट जाएगा, 11 से काट दें, 11 दूना 22, 11 तिया 33, 10 43, 101 हो गया, 11 9 99, 100 और 1, 11 दूनी 22 हो गया। 7 से काट दें इसको अपन, 7 से काट देते हैं, देखो 7 से, 7 5 जा 35, 35, 4 बचा 7 6 42, और 2 से काट देंगे 56 को 28 बार। ये हमारा क्या आ गया, हाइट। हाइट हमारी कितनी आ गई, 28। हाइट आ गई 28, डी ऑप्शन आंसर है आपका। ठीक है, कोई समस्या किसी को नहीं है? चलो, बेलनाकार टीन का व्यास, एक टीन का व्यास दे रखा है, बेलनाकार है भाई, कोई बेलन है ना, जिसका व्यास दे रखा है 28। अगर व्यास 28 है, व्यास 28 है, तो त्रिज्या कितनी होगी 28 की आधी, यानी कि त्रिज्या आ जाएगी 14, और उसकी हाइट दे रखी है 45, हाइट आ गई 45। इसके बाहरी पृष्ठ को 2 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से रंगा जाए, बाहरी पृष्ठ को 2 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर के हिसाब से रंगा जाए, तो कोष्ट कितना आएगा? देखो, बेलन को बाहर से रंगना है, बाहर से कितना है भाई, ऊपर की छत आएगी पूरी, मतलब पूरा ही रंगना है उसको, उसका टोटल सरफेस एरिया रंगना है हमें, टोटल सरफेस एरिया। तो बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr r प्लस एच, 2πr इंटू आर प्लस एच, ये होता है बेलन का टोटल सरफेस एरिया। बेलन का टोटल सरफेस एरिया 2πr r प्लस एच, 2 इंटू पाई, पाई का मान होता है 22/7। रेडियाई कितनी हो गई, रेडियाई 14 हो गई, और इंटू आर और एच जोड़ दो, 45 और 14 कितना हो गया, 5 और 9, 59 आ गया ये, है ना? बिल्कुल सही। चलो 7 से काट दो, 7 2 जा 14। ठीक है, चलो ये दोनों ऑप्शंस तो आंसर होंगे ही नहीं, क्यों? क्योंकि 2 दूना 4 होता है, 4 से कटने के लिए उसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। अब यहाँ 0 आ रहा है, कहीं पर भी गुणा करने पे 5 ही नहीं है, तो 0 कहाँ से आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इकाई अंक 4 आ रहा है, क्या 4 मैच कर रहा है? देखो, 9 दूनी 18 की 8, 8 दूनी 16 की 6, 6 दूनी 12 की 2, तेरी 12 की 2, आ ही नहीं रहा। अच्छा 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 अच्छा, ये देखो 2 का गुणा भी तो होगा, क्योंकि बाहर से आप अगर इसको रंगोगे तो 2 रुपए के हिसाब से इसका खर्च भी तो आएगा, तो इंटू 2 भी तो होगा। ये तो इतना एरिया आया इसका, इंटू 2 करना है। तो देखो, 2 9 18 की 8, 8 दूनी 16 की 6, 6 दूनी 12 की 2, 2 दूनी 4, इकाई अंक 4 आएगा, तो 1 2 3 4 5, 5 में इकाई अंक 4 आ गया, जो कि पहला ऑप्शन है, आंसर आ गया आपका। यहाँ आ जाएगा 10 384।
क्लियर कट। 3 वर्षों में वर्षा 700, 765, 830 हुई है। तो पहले साल इतनी हुई, फिर 765 हुई, फिर 830 हुई। वर्षा कितनी होगी हर बार बताओ। 700 से 765 वर्षा हो गई तो 65 वर्षा ज्यादा हो गई। 765 में 830 हो गई, कितना 35 या 30 या 65 हो गई। तो ऐसे 2 बार बढ़ेगी ना, और एक बार और फिर एक बार और। तो पहले इसको 65 जोड़ना है, तो यहां भी 65 जोड़ना है, यहां भी 65 जोड़ना है। तो आप डायरेक्ट 65 और 65 130 जोड़ दो, तो यहां पे एक वैल्यू आएगी, यहां पे एक वैल्यू आएगी। इसको 65 जोड़ दो तो ये 5 आ गया, 3 और 6 9 आ गया, और ये 8 आ गया, 895। इसमें 65 जोड़ो, 5 5 10 की 0, 9 और 6 15 और 1 16 की 6, 1 बचा, 8 और 1 9, 960 आ जाएगा, जो कि 5वें वर्ष वर्षा होगी इसकी। ठीक है, चलो बाकी का जो भी क्वेश्चन है वो हम कल देखेंगे, कल मिलेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब करिए, जल्दी से जल्दी 1 मिलियन करवाइए। बाय बाय, टेक केयर।